हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सार्क के बारे में डिटेल में करेंगे। सार्क का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे कौन कौन से कंट्रीज का रोल है, साथ ही इसके सामने कौन सी ऑब्जेक्टिव्स हैं और कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ये सारी जानकारियां हम इस वीडियो में गेन करेंगे। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। इट इज एन रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ नेशंस इन साउथ एशिया। ये साउथ एशिया के जो है ना कि रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब साउथ एशिया में जितने कंट्रीज है उनके बीच में आपका क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ नेशन है, मतलब जियो पॉलिटिकली ये जो साउथ एशिया के जितने नेशन है इनका यूनियन है ये ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मेंबर स्टेट्स इंक्लूड अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये क्या है, 8 मेंबर जो है ये इसके साउथ सार्क का मेंबर्स कंट्रीज है। इसके साथ में हम देखते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ है, ठीक है, तो इसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ में कि फाउंडिंग मेंबर्स जो थे उस ड्यूरेशन में जो है कि इनके बीच में जो ट्रीटी साइन की गई थी, जो चार्टर आपका सार्क चार्टर साइन किया गया था वो कब किया गया था, ठीक है। तो यही आपका इनिशिएटिव में बताया गया कि ये जो आपके सार्क मेंबर्स थे उनका इनिशिएटिव, इन्होंने मिल करके ये इनिशिएटिव लिया कि हम क्या करेंगे कि सार्क का फाउंडेशन करेंगे। ये आपके इनिशिएटिव लेने वाले कंट्री कौन थे, तो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका, ये 7 कंट्रीज ने क्या है इनिशिएटिव लिया। बाद में आपका अफगानिस्तान ज्वाइन किया, तो टोटल 8 मेंबर्स इसके हो गए, ठीक है। अब साइनिंग कब की गई थी ये सार्क चार्टर की, सार्क चार्टर वाज साइंड ऑन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। मतलब ये जो है सार्क का इस्टेब्लिशमेंट कब है, कब हुआ है, तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ है बाय द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री। ये जो आपके जितने मेंबर कंट्रीज हैं इनके जो आपका लीडर है, हेड ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने क्या किया, आपका सार्क चार्टर साइन किया। उसके बाद से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कमिटमेंट इन्होंने क्या क्या चीजों में कमिटमेंट किया है, तो ये आपके each founding members expressed a strong commitment to the regional cooperation। रीजनल cooperation मतलब एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करने के लिए ये क्या है, कमिटेड है। साथ ही एक्नॉलेजमेंट दैट द रीजनल प्रोस्पेरिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी आर द इंटरडिपेंडेंट। ये क्या है कि आपका ये जो है कि साउथ एशिया का प्रोस्पेरिटी, पीस कैसे मेंटेन किया जा सकता है साउथ एशिया में, और कैसे आपका स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इसके लिए आपका ये कमिटेड है एक दूसरे के साथ में इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब इसका हेडक्वार्टर के बारे में देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो आपका सार्क सेक्रेटरिएट इज बेस्ड ऑन द काठमांडू, नेपाल। इसका जो है कि हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में है, नेपाल में। और फंक्शन ये क्या है करता है, तो ये आपका द सेक्रेटरिएट का जो है ना हेडक्वार्टर का क्या फंक्शन होता है उसको आपका समझते हैं कि द सेक्रेटरिएट इज कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सार्क एक्टिविटी। जितने भी सार्क की एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर करता है, उनके इम्प्लीमेंटेशन का देख रेख करता है कि कौन से आपके सार्क का जो आपका डिस्कशन हुए थे, जो आपका फाइनलाइज किए गए थे जितने भी आपका चार्टर के थ्रू, वो आपके फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो आपका हेडक्वार्टर से ही आपका कंट्रोल और मॉनिटर किया जाता है। Services that the meeting and the services channel communication between the SARC and the other international organization। ये क्या है कि सार्क मेंबर जो है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या किसी दूसरे कंट्रीज के साथ में, तो वो किसके थ्रू करेंगे, तो ये आपके हेडक्वार्टर जो होगा उसके जो आपका चेयरमैन होंगे उनके थ्रू करेंगे। तो इस टाइप से आपका ये फंक्शन करता है। इसके स्टेब्लिशमेंट ईयर और जेनेसिस को समझते हैं। तो स्टेब्लिशमेंट ईयर हमने देखा हुआ था कि आपका सार्क चार्टर 8 दिसंबर 1985 को साइन किया जाता है। उसी तब से ये क्या है, वही डे आपका क्या है, ये सार्क का स्टेब्लिशमेंट का डे है। और इसके जेनेसिस में टोटल कितने आपके मेंबर कंट्रीज थे, तो 7 मेंबर कंट्रीज थे। 7 मेंबर कंट्रीज ने आपका ये चार्टर साइन किया हुआ था। उस समय आपका अफगानिस्तान जो था कि फाउंडेशन के टाइम में, स्टेब्लिशमेंट के टाइम में आपका नहीं होता है, बाद में वो ज्वाइन करता है। तो वही चीज यहाँ है कि द आइडिया ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन इन द साउथ एशिया वाज फर्स्ट राइज इन 1980। पहले ये 1980 में इसके बारे में टॉक किए थे, लेकिन ये फाइनली जो है सार्क चार्टर आपका 8 दिसंबर 1985 को साइन किया गया। इसके साथ में हम देखते हैं अब ये कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि सार्क जो है कि इसका ऑब्जेक्टिव है आपका प्रोमोट कोलेबरेशन, कि आप क्या करेंगे कि ये जो कोलेबरेट कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ में ये कंट्रीज, उसको प्रोमोट करना है। सार्क सीक टू प्रोमोट इकोनॉमिक एंड द रीजनल इंटीग्रेशन, स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द एरिया म्यूचुअल interest and facilitate social, cultural and technical interaction among the member states।
कि ये सार्क के ये फंक्शन है कि ये कैसे इकोनॉमिक एंड रीजनल लेवल पे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सके और किस तरीके से आपका ये जो है ना एक साथ मिल करके वो स्ट्रेंथन कर सके साउथ एशिया के जो है कॉपरेशन को, ठीक है। और एरियाज म्यूचुअल इंटरेस्ट, और जो भी आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट का जो एरियाज है उनमें ये किस तरीके से कॉपरेट कर सकते हैं। जैसे साउथ एशिया है, साउथ एशिया के ये मेंबर कंट्रीज है, तो ये साउथ एशिया को कैसे आपका इकोनॉमिकली आपका प्रोस्पेरस करना है, तो उसके लिए ये फंक्शन करेंगे मिलके साथ में। फैसिलिटेट द सोशल एंड द कल्चरल टेक्निकल इंटरेक्शन अमंग द मेंबर स्टेट्स। ये आपका क्या है कि सोशल कल्चरल एंड टेक्निकल इंटरेक्शन जो होगा कि कैसे आपका ये सोशली एक दूसरे से कोऑपरेट करे और कल्चरली एक दूसरे के साथ में कैसे कोऑपरेट करें, ये सारे चीजों पे ये क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इस पे फोकस करेंगे और एक दूसरे के साथ में मिलके ये प्रोस्पेरस होंगे। इसके साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि ये जो सार्क मेंबर हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर फोकस करेंगे। और the organization works towards the accelerating economic growth, social progress and the cultural development within the South East Asia। साउथ ईस्ट एशिया के में आपका क्या हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसके बारे में ये फोकस करेंगे। पीस बिल्डिंग में देखेंगे कि साउथ एशिया में क्या है कि ये सार्क मेंबर जो है कि पीस स्टेबल कैसे करना है, पीस स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे। एक दूसरे के साथ में आपका क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं नेबर कंट्रीज में, तो वो क्या करेंगे कि इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपका मीटिंग एंड डिस्कशन के थ्रू अपने जो मैटर्स होंगे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सार्क एम्स टू प्रमोट द एक्टिव कोलैबोरेशन एंड द म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। ये आपके सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एंड टेक्निकल फील्ड में ये एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे। अब देखते हैं कि सार्क के सामने कौन कौन सी आपका चैलेंजेज हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आपके सार्क के सामने चैलेंजेज हैं पॉलिटिकल डिफरेंसेस। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान का और इंडिया का, ये दोनों की आपका पॉलिटिकली एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस पाई जाती है। ऐसे ही क्या है कि और भी कंट्रीज के बीच में आपका पॉलिटिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं साउथ एशिया में। तो इस वजह से क्या है कि इनको यूनाइट होकर के वर्क करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है। तो वही है कि इनको आपको ये सोचना है सार्क मेंबर को कि ये कैसे एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करके कैसे आपका साउथ एशिया का डेवलपमेंट के लिए एक साथ वर्क कर सकते हैं। सार्क फेसेस चैलेंजेस ड्यू टू द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आपका क्या है इंडिया पाकिस्तान का आपका जो है हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस वजह से एक दूसरे के साथ में ये आपका कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। बिटवीन द सम ऑफ इट्स मेंबर्स स्टेट, इसके मेंबर स्टेट के बीच में आपका क्या है इस टाइप के डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर नॉट कमिंग एंड सिटिंग टुगेदर फॉर डिस्कसिंग अबाउट दिस मैटर्स। अब समझते हैं क्या रीजनल डिस्पैरिटीज। ये जो है कि साउथ एशिया में क्या है कि रीजनल डिस्पैरिटीज है कि मतलब बोलेंगे कि आपका कोई सी कंट्री ज़्यादा डेवलप है, कोई सी कंट्री आपका कम डेवलप है, किसी की आपकी पॉपुलेशन डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो किसी की आपका पॉपुलेशन डाइवर्सिटी कम है। तो ये आपकी क्या है कि रीजनल डाइवर्सिटी डिस्पैरिटीज है। तो इसके लेवल पे आपके ये कैसे एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे, ये भी आपका क्या है इनके लिए एक चैलेंज है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग द मेंबर कंट्रीज पोज ए चैलेंज अचीविंग यूनिफॉर्म एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। ये आपका यूनिफॉर्म और इंक्लूसिव ग्रोथ आपका साउथ सार्क नेशन के बीच में की जाने के लिए क्या होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करना होगा। तो ये कैसे करते हैं, तो ये इनका आपका क्या है इनके लिए एक चैलेंज है। इसके साथ में देखते हैं क्या कॉपरेशन लिम्बो, इनका आपका occasional stand of lack of the consistent engagement among the member state have hindered the organization ability to fully realize the potential। cooperation limbo मतलब एक दूसरे के साथ में ये cooperation नहीं कर पाते, cooperate नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका क्या है कि ये भी आपका इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण हो पाता है। तो ये आपका क्या है कि इनके जो पोटेंशियल है, सार्क नेशन का जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है, उसको पैरालाइज करता है। अब देखते हैं कि इंडिया के सामने है ना कि ये क्या वे फॉरवर्ड होता है। इस तरीके से है कि ये जो है इंडिया आगे जा सकता है ये सार्क नेशन के साथ में। तो ये क्या करना होगा, तो इसके लिए हम समझते हैं क्या बायलेटरल कोऑपरेशन की क्या करना होगा। जितने भी सार्क मेंबर हैं इनको क्या करना है कि एक दूसरे के साथ में बायलेटरल ट्रीटी साइन कर सकते हैं और बायलेटरल कोऑपरेशन के थ्रू ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपका जो चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ भी ऐसे सार्क मेंबर के बीच में आपका मीटिंग्स होती हैं तो आपका पाकिस्तान उसको क्या कर देता है, उस पर वीटो यूज करके उसको रोक देता है। तो इस तरीके से क्या है कि जो वो वर्क होना चाहिए कोलैबोरेशन का तो वो हो नहीं पाता है। और सार्क का जो है कि आपका
रिलीवेंट जो है वो आपका रिलीवेंस भी आपका कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या है कि आप सार्क के जितने साउथ एशियन नेशंस हैं उनके साथ में ग्रोथ करनी है तो हमें बायलैटरल कोऑपरेशन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इंडिया हैज सेवरल ऑनगोइंग बायलैटरल प्रोजेक्ट इन द सार्क कंट्रीज and has proposed initiative in the various sectors each एज द इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। ये क्या है कि हम बहुत सारे जो है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ में बायलेटरल ट्रीटी साइन किए हुए हैं। तो बायलेटरल ट्रीटी के साथ में क्या है कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ में आपका नेवरली डिप्लोमेसी, आपका हम क्या करते हैं कि पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी कंट्रीज के साथ में कैसे आपका डिप्लोमेसी मेंटेन करना है, तो वो भी हमें उस पर भी फोकस करना है। इंडिया एम्स टू कोऑपरेटिव अप्रोच विथ इट्स नेबर्स, अपने नेबर्स कंट्री के साथ में क्या करता है, कोऑपरेटिव अप्रोच रखता है इंडिया कि हम क्या करेंगे, अपने जो नेबर हैं उनके साथ में आपका कोऑपरेशन के साथ ही डेवलप करेंगे। प्रायोरिटाइजिंग द स्टेबलाइजेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रीजन, कि कैसे है कि साउथ एशिया को कैसे स्टेबलाइज करके रखा जा सकता है, कैसे इसको मॉडर्नाइज तरीके से है डेवलपमेंट की जा सकती है, और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में आपका क्या है, इंडिया फोकस कर रहा है। अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो है एशिया पैसिफिक में आपके जितने कंट्रीज हैं वो क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकल लेवल पे आपका कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका इंडिया को इसके लिए आगे आकर के इसके लिए कमिटेड होना है, और इंडिया कमिटेड इन सपोर्टिंग द सार्क्स एफर्ट इन अचीविंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस द रीजन। तो ये था हमारा क्या, वे फॉरवर्ड फॉर द इंडिया। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।